हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी सीटेट और एस्टेट। सीटेट और एस्टेट को देखते हुए जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका सीडीपी रहेगा। ये आपका सीडीपी जहाँ भी आपका पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, वहाँ सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, लाइक सीटेट और एस्टेट के लिए। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे चलते हैं आपके टॉपिक पर। जो टॉपिक है, फ्राइड ने ये दिया था सिद्धांत मनोलैंगिक विकास, जिसको कहते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है। फ्राइड ने कहा था कि मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है। बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्था इस जीवन ऊर्जा के संतुष्टिकरण के कारण प्रभाव पर निर्भर करती है। फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक अवस्था को निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया। तो आगे अवस्था देख लेते हैं, कौन सी अवस्था है। मुख्य अवस्था, जिसको कहते हैं ओरल स्टेज, बालक के एक विकास की प्रथम अवस्था मुख्य अवस्था है, जिसका जो पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड, जन्म से 18 माह तक होता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि अपनी जिसमें होठ, जीभ और साय का मुख्य भाग होते हैं, चूसना, निगलना, दबाना, काटना, बालक को खुशी मिलती है। इसमें क्या करता है कि बालक को जो है कि मुख्य अवस्था से बालक ने मुंह में कोई भी टॉयस वगैरह या अपने अंगूठा लगा के उसमें क्या है, ऐसा आनंद की अनुभूति करता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, मुख्य अवस्था कहते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो जन्म से 18 माह की होती है। अगला है गुदी अवस्था। गुदी अवस्था में, जिसको कहते हैं एनल एनल स्टेज, बालक के विकास की अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक की होती है, जिसमें जीवन ऊर्जा मुख से गोदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की और उससे संबंधित क्रियाओं से होता है। मल त्याग की क्रिया उसे तनाव से मुक्ति और खुशी देती है। अगला है आपका उत्तर लैंगिक अवस्था, जिसको कहते हैं फैलिक स्टेज। यह अवस्था 3 से 5 वर्ष की होती है, जिसमें बालक का संतुलीकरण होता है, जन्नांगों पर केंद्रित होता है। फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करती है और दूसरे में बांटना नहीं चाहती। अगला है आपका उत्तर लैंगिक अवस्था। यह अवस्था 3 से 5 वर्ष की होती है, जिसमें बालक का संतुष्टिकरण जनांगों पर केंद्रित हो जाता है। फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करती है और उसे दूसरे में बांटना नहीं चाहती। बालक विपरीत लिंगी अवयवों से लगाव और समान लिंगी अवयवों से द्वेष रखता है। फ्राइड ने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया। यानी बालक जो होता है वो अपने किससे प्रेम करता है, अपनी माता से प्रेम करता है, और इसी को क्या कहा गया था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि बालिका अपने पिता से प्रेम करती है, तो इसको क्या कहा है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। समूह क्या होता है, नार्सिसिज्म। ये टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। शिशुअवस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है एवं स्वयं से प्रेम करने लगता है। इस आत्म प्रेम की भावना को फ्राइड ने समूह कहा। यह किशोरावस्था से में अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे आपका सुप्तावस्था। सुप्तावस्था का जो होती है वो, जिसको कहते हैं लेटेंसी पीरियड, बालक की व्यवस्था की बालक की अवस्था 5 वर्ष से यौवनारंभ तक होती है, जिसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण होती है। यह अवस्था सामान्यतः शांत होती है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ अपना क्षेत्रीय विस्तार करता है। अगला है आपका जनांगीय अवस्था। जनांगीय अवस्था को कहते हैं जेनिटल स्टेज। किशोरावस्था काल में जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोहरा प्रकट होती है। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुखी घटकों इदम, अहम और पराअहम से बनता है। प्रत्येक घटक के अपने कार्य सिद्धांत और गतिशीलता होती है। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों से अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला है आपका समायोजन, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट, समायोजन। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। व्यक्ति का स्थायी समायोजन प्रकृति, जीवन और पर्यावरण के साथ है। परिभाषा इसकी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। स्किनर ने क्या, स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा कि अधिगम क्या है, एक वो समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। गेट्स ने क्या कहा था समायोजन के बारे में, कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और वह अपने अपने वातावरण के बीच अधिक संतुलित संबंध बनाता है। कॉलमैन ने कहा कि समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबावों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। कुसुमायोजन क्या कहते हैं इसी पर, कुसुमायोजन, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसुमायोजन को दर्शाता है। अगला है कुसुमायोजन के तत्व क्या है। तनाव, स्ट्रेस। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है। द्वेष क्या होता है, जिसको कहते हैं हेटेड और वरी, चिंता, द्वेष या चिंता। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता, उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। अगला है आपका दबाव। दबाव जिसको कहते हैं कंप्रेशन। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आम सम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है।
कुंठा जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। किसी भी चीज़ में बाधा आने से उसकी किसी भी चीज़ में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना क्या कहलाती है? कुंठा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है द्वंद्व, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ही समय में दो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। अगला है आपका सुरक्षा युक्तियाँ, जिसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ये ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंताओं कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है। नंबर एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन के रूप में अपनाता है। ठीक है, आगे है अप्रत्यक्ष विधि। इनडायरेक्ट मेथड तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप से अपनाता है। तर्क संगति जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। पेपर पास, जैसे एग्जाम्पल पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष लगाना। ठीक है, तो क्या है? तर्क संगति है। अगला है दमन रिप्रेशन, इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना अचेतन मन में चलती रहती हैं। समन जिसको कहते हैं सप्रेशन, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन, इसके क्या कहते हैं? इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों का असफलताओं को दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़कियां द्वारा ऊंचाई हील वाली सैंडल पहनना। अगला है आपका आत्मसातीकरण, जिसको कहते हैं तादात्मीकरण। आइडेंटिफिकेशन, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे सलमान खान को देखकर लड़का बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य अपनी भावना व्यक्तित्व अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना, तो क्या है? वो प्रतिस्थापन कहलाया। क्या कहलाया? प्रतिस्थापन। लास्ट है आपका प्रतिगमन। रिग्रेशन, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना, वो प्रतिगमन का एग्जाम्पल है। अगला है आपका अंतःक्षेपण, इसको कहते हैं इंट्रोजेक्शन। इसमें व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपनी व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। जैसे घर वालों को दुखी देखकर खुद भी दुखी होना। उदात्तीकरण, जिसको कहते हैं सब्लिमेशन, इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृति उद्देश्यों के अनुसार करता है। जैसे बचपन में गुस्सैल बच्चे का बड़े होकर बॉक्सर बनना, तो ये क्या कहलाता है? उदात्तीकरण। तो आपका ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।